रईस अख्तर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि रोशनी औरों के आंगन में गवारा ना सही, कम से कम अपने ही घर में तो उजाला कीजिए। सबसे बड़ी जरूरत है इस समय इस जानकारी की, ज्ञान की, और इसी बात को बार बार रेखांकित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने पिछले दिनों फिर यह बात कही कि हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। सरकार त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का ये मौसम है, त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है हमारे सामने। एक एक करके हम सब त्योहार मनाने के लिए उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसी हमें जानकारी के साथ साथ जो एहतियात बरतनी है वो बेहद जरूरी है। और सरकार क्या कर रही है ये भी हम आज समझेंगे। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। हमारे साथ हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। बहुत स्वागत सर आपका। आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO के भी हैं, बहुत बधाई भी देना चाहेंगे उसके बाद आपका यहाँ आना हुआ है स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीरन पांडा, आप हेड हैं ECD डिवीजन ICMR से। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर GC खिलनानी, आप चेयरमैन हैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PSRI से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, जाने माने कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन और चेयरमैन मेदांता द मेडिसिटी। बहुत स्वागत डॉक्टर त्रेहन आपका भी। थैंक यू। सबसे पहले मंत्री जी मैं आप ही से समझना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर अगर हम 1-1.5 महीने पहले की स्थिति की बात करें, जब मामले रोजाना 1 लाख के नजदीक पहुंच रहे थे, तब से अब जबकि लगभग उसके आधे हो गए हैं, तो क्या इस स्थिति की कल्पना और इस तरह की क्या ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल था इस तरह से होगा, और आने वाले दिनों के लिए कैसी तस्वीर दिखती है? देखिए, एक्सपेक्टेड की जहाँ तक बात है, अगर पिछले दिनों के आप मेरे पिछले 3 महीने पहले के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो मैंने उस समय एक दिवाली की डेडलाइन दी थी कि दिवाली तक मुझे उम्मीद है कि ये जो डिक्लाइन है केसेस का, ये डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। बशर्ते हर बार मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर लोग अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको अपनाने में कोई किसी किस्म की कमी या कोताही ना रखें, तो जो कोविड के खिलाफ जंग है इसको जीतना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये शुरुआती दौर से मैं यहाँ कितनी बार आया हूँ, हर बार मैंने कहा है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत सिंपल सावधानियां बरतने से उसको जीता जा सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक अनाउंसमेंट होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो सारे देश के मन में एक कल्पना होती है कि कोई बहुत बड़ा एक विषय होगा जिसको राष्ट्र के नाम संदेश कोई प्रधानमंत्री ऐसे टेलीविजन पे आके नहीं देते हैं 140-135 करोड़ लोगों को। लेकिन 10 मिनट का प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उस पूरे 10 मिनट में एक ही बात पर फोकस था कि लोगों को बिल्कुल नए सिरे से सतर्क किया कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी हो गई है।
आपको धीरे धीरे सब कामों के लिए छूट भी दी जा रही है, सारी व्यवस्थाएं दोबारा से उसी तरह से स्थापित की जा रही हैं। आपके लिए सारे बाजार, सारी सुविधाएं, सारे जितने भी आकर्षण हो सकते हैं लाइफ के, वो धीरे धीरे करके खोले जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड समाप्त हो गया, आपको लापरवाही करने की छूट हो गई, आप रिलैक्स हो सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्लेसेंसी है ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको एक तो संदेश देना पड़ा, और उन्होंने इसके पहले सारे देश में सारे मुख्यमंत्रियों को, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को, हमको सबको उन्होंने एक ही संदेश दिया कि अपने अपने संपर्क में सबसे बातचीत करो, सबको प्रेरित करो, मोटिवेट करो, एक जन आंदोलन देश के अंदर इसी बात के लिए विकसित करो कि मास्क को हर समय पहन के रखना है, ठीक से मास्क को पहनना है, नाक को और मुंह को ढक के रखना है, बातचीत करते समय भी मास्क को नहीं हटाना है, उसको बार बार नीचे गले पे ले जाकर लटकाना नहीं है, और साथ में 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, और अपने हाथों को ठीक प्रकार से साबुन से, पानी से धोते रहना है। आपको अपने रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं, बार बार मुंह को नाक पर और इसके ऊपर, मुंह के ऊपर अपने हाथ को नहीं लेके जाना है। यही तो बातें हैं। और अब चूंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी क्योंकि विंटर का मौसम शुरू हो रहा है, यद्यपि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने विंटर जो है वो फरवरी मार्च का विंटर भी जो है झेला है, और उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारे लिए कोविड की दृष्टि से कोई बहुत लंबे चौड़े केसेस नहीं आए। लेकिन कोविड का वायरस जो है, कोरोना वायरस, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, एक जनरल इतने समय का एक जो ऑब्जर्वेशन है सभी हमारे डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, कि रेस्पिरेटरी वायरस जो है वो सर्दी के मौसम में उनका ट्रांसमिशन फास्ट हो सकता है। इसलिए सर्दी का ध्यान रखते हुए भी इम्पेंडिंग जो अगले 2-3 महीने हैं, और खासकर जैसा आपने अभी कहा फेस्टिवल्स, अभी हमारा विजयदशमी से, अगर हम आज से भी सोचें तो विजयदशमी से लेकर दिवाली तक, और दिवाली से लेकर क्रिसमस तक, और क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक, अगले 3 महीने लगातार हमारे किसी न किसी कारण से फेस्टिवल्स के हैं। इसलिए बार बार हमने भी ये बात कही है, हमारे अधिकारियों ने भी ये बात कही है, प्रधानमंत्री ने भी बात कही है, सभी लोग जो सरकार में संबंधित हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर, एक्सपर्ट, सभी लोग एक बात कह रहे हैं, भाई ये जो फेस्टिवल्स हैं इसमें पूरी सावधानी रखो, क्योंकि भीड़ के इकट्ठे होने की संभावना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फेस्टिवल मनाने के लिए बाज़ार में ही जाएं तो पूरी प्रिकॉशंस लें, कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ, मैं तो लगातार कह रहा हूँ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर के अंदर फेस्टिवल्स मनाओ। और मैं तो इतना तक कह रहा हूँ कि भाई जो अपने घर में, उसके ऊपर जो बाहर जाने पे जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को जो है कहीं अपने आसपास की किसी गरीब बस्ती के अंदर जाओ, और गरीब बस्ती के अंदर उसके ऊपर, गरीब के बच्चे के ऊपर खर्च कर दो, उसके लिए कपड़ा खरीद के वहाँ बांटाओ, तो तुमको जो फेस्टिवल मनाने का आनंद वो और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिकॉशंस लेना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये लिया गया तो आने वाले 3 महीने हमारे अच्छी तरह से कटेंगे। जो डिक्लाइनिंग फेज आपने कहा, एक दिन में 90,000 और 1 लाख तक केसेस हो रहे थे, वो अब आज 53,000 के करीब केसेस हैं आज की डेट में। और इसी तरह से आपने खुद ही कहा कि जो रिकवरी रेट है वो 90 के आसपास टच कर रहा है आज। फैटेलिटी रेट 1.51%, यानी वर्ल्ड में लोएस्ट, और रिकवरी रेट वर्ल्ड में ये हाईएस्ट हो गया है। ये सारे जो जितने भी आपके डाटाज हैं, सब में हमारे को पूरी तरह से एक्टिव केसेस की संख्या आप देख रहे हैं कि कितनी कम हो गई। 70 लाख से ज़्यादा केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, भाई ठीक भी हो रहे हैं लोग, आपने भी अभी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही, तो आज स्टूडियो में हम सब लोग मंत्री जी के इनिशिएटिव पर हम सब लोग मास्क के साथ बैठे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर खिलनानी, मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगा, ये जो बात है, त्योहार है और मौसम भी अब ठंडा हो गया है, खतरा किससे ज़्यादा है, मौसम ठंडा होने से या त्योहार में ज़्यादा मेलजोल से, या दोनों के मिल जाने से? तो देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे सर ने बोला कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, और रेस्पिरेटरी वायरस सर्दी में बढ़ते हैं, ये हमें पता है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी बढ़ता है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, जो हम पिछले 6 महीने में समझे, ये एक अजीबोगरीब तरह का वायरस है,
जो कि 2 गज से ज़्यादा नहीं जाता है, और मास्क से, सिंपल मास्क जैसे सर ने पहन रखा है, मैंने N95, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इससे इसका बचाव हो जाता है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है, और ये मैं पहले भी इस फोरम पे बोल चुका हूँ कि 5 लोगों ने मिलकर खाना खाया, एक एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव था, 5 पॉजिटिव हो गए। 7 जनों ने एक मीटिंग करी, मास्क नहीं पहना, 7 एक पॉजिटिव था, बाकी 6 भी पॉजिटिव हो गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर्दियों को हम रोक नहीं सकते, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम संजीव ये कर सकते हैं कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, उससे कहूँगा कि साथ बैठ के चाय पीना, खाना खाना, वो बिल्कुल मना है इन दिनों। आप अपने परिवार के साथ करें, जिनके साथ आप रोज़ बेरोज़ खाना पीना करते हैं। अगर आप किसी क्लोज चैम्बर में 50 लोग, 20 लोग बैठ के अगर खाना खाएंगे, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होगा, तो ये मान के चलें कि अगर उसमें एक पॉजिटिव होगा तो 80% लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। मैसेज ये है जैसे सर ने बोला कि आप त्यौहार मनाएं, त्यौहार को आंतरिक खुशी से मनाएं, आप किसी गरीब का भला करें, आप घर में एक दूसरे के साथ मनाएं, लेकिन लोगों के साथ मिलकर खाना पीना। और एक मॉडलिंग हुई थी, एक स्टडी जो बहुत रिसेंटली आई थी कि जितना सोशलाइजेशन, जितना एक्टिवली लोग मिलते हैं, उतना ही इंसिडेंस बढ़ता है। 3 चीज़ अभी मिला लें, त्योहार, कोरोना और बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, इन तीनों को मिला लें तो मुझे व्यक्तिगत एज ए पल्मोनरी फिजिशियन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। हालांकि बहुत भारत सरकार ने और इतना ज़्यादा उसको कंट्रोल किया है कि विकसित देशों ने उसको सराहा है हमारे देश को, कि क्या तो इंडिया ने कंट्रोल किया है। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ बाकी है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता इस पे बिल्कुल त्योहार का पालन करना पड़ेगा। और बाकी जो आपके सेलिब्रेशन, मिलना जुलना, खाना पीना, वो अगले साल के लिए मुलतवी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये ख्याल भी रखना, इसके साथ साथ किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ख़ासतौर पर जैसा हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ ये भी एक समस्या है सबसे बड़ी कि भारत में आप जैसे विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हृदय की समस्या दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी शुरू हो रही है, यानी कम उम्र में युवाओं को भी ये समस्या घेर रही है। आने वाले दिनों में खास तौर पर इन तमाम बातों को देखते हुए किसे ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए? तो ऐसा है भैया कि जब ये वायरस शुरू हुआ था जी, तब हमारा यही ख्याल था कि ये सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है, पर अब हमें ये एहसास हो गया कि ये हर एक ऑर्गन, जैसे किडनी में भी पाया गया, हार्ट में भी पाया गया, ब्रेन में भी पाया गया, लिवर में भी पाया गया, तो ये मल्टी ऑर्गन अटैक करता है। इतना कि हमें ये पता है कि ये अटैक करने से क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन से जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है उसके ऊपर और बर्डन पड़ेगा कि और हार्ट अटैक हुआ या हार्ट मसल इन्फ्लेम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, लोगों को अब हम जो कोरोना से निकलते हैं उनके बाईपास कर रहे हैं। तो ये बहुत भयंकर बात है जिसको रियलाइज करना चाहिए हर एक को, क्योंकि मैं ये चेन है। आप बोल रहे थे जैसे युवा है, और आप देखेंगे कि आजकल बिहार में इलेक्शन चल रही है तो युवा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं जी। अब क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा युवा को, वो एक बात है, पर जो वो घर जाके अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर जो इफेक्ट करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो और भयंकर है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये डेथ्स हो रही हैं, चाहे 1.5 है, चाहे 2 से तो कम ही है, उनमें से जो लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या बुजुर्ग है, उनमें सबसे ज्यादा हो रही है। और आपको ताज्जुब होगा देख के कि मुझे खुद पता है कि 5 केस तो मैंने देखे हैं लास्ट 2 हफ्ते में, जो युवा माइल्ड सिम्टम्स थे, बिल्कुल रिकवर कर गए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने गए या जॉगिंग करने गए और वहीं गिर गए और खत्म हो गए।
तो इसकी वजह से ये हमारी जो नई रियलाइजेशन है, क्योंकि कभी पहले हुआ नहीं है ये कोविड, तो इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पर अब काफी एक्सपीरियंस हमें हो गया है और हमने ये सबको ये बोलना शुरू किया कि देखो बाय नेचर हम हिंदुस्तानी जो है वो एक दूसरे को हग भी करना चाहते हैं, एक दूसरे के पास से हमारा नेचर है ऐसा, ये अच्छी बात है। पर इस नेचर को हमें एक डिसएडवांटेज में डालेंगे अगर जो ये आने वाले टाइम में जिसमें त्योहार है, मिलना मिलाना ट्रेडिशनल है, पर इससे इतना खतरा है हमें कि अगर जो हम अभी भी नहीं समझ रहे कि क्या जो बीमारी चाहे माइल्ड हो, इसके इफेक्ट बड़ी देर तक चलते हैं। आप देखोगे किसी को पता भी नहीं है तो उनका सीटी स्कैन करोगे तो उनके लंग्स के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ चुका है। तो इसीलिए मैं बार बार जो मंत्री जी ने बोला, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, आप सब डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि इसको अपने जहन में बिठाएं कि ये वक्त बीत जाएगा, ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, पर ये वो टाइम है जिसमें जितना आप प्रिकॉशन लोगे, जितनी आप अपने को आप मिलो भी, तो जैसे बोलो 6 फुट की दूरी पे मिलो, मास्क पहन के मिलो, और वो कम्युनिटी जो है ना ईटिंग वगैरह, उससे अभी बंद रहना है। सबसे आसान काम है कि आप खुले में मिले। अगर जो आप बाग में बैठे हैं, आपकी कुर्सियां 6-8 फुट दूर है एक दूसरे से, तो आप चाय भी पिएंगे तो बारी बारी मास्क उतार के कोई पीता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहां खुले आम मतलब हवा चल रही है। ये वायरस का ये पता है, जैसे बोला डॉक्टर साहब ने पहले भी, कि 6 फुट से ज्यादा अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है कि जाएगा। और दूसरा, अगर जो ओपन एयर में है तो ओपन एयर में इसका फैलाना बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि क्लोज स्पेस में आप बिल्कुल चौकन्ना रहे कि 4, 6, 8 बंदे इकट्ठे हो जाएं छोटे कमरे में, तो एयर कंडीशनिंग चल रहा है, वो इसको इतना ओवरवेल्म हो जाएगा वायरस से, अगर किसी को है तो फिर सबको खतरा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अगर जो हम तवज्जो देंगे, अपने को बचाएंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, कम्युनिटी को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया कि जो पहली वेव आई थी उसने कितना इकोनॉमिक और कितना फिजिकल स्ट्रेस हमारे ऊपर डाला। अब आप एक तो बात, अगर जो इसमें मेरे में कोई शक है मेरी बात में, तो आप देख लो यूरोप को क्या हुआ। यूरोप में तकरीबन खत्म हो गया, लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी, पब खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए। आज देखोगे तो वो जूझ रहे हैं, 75,000 77,000 पेशेंट्स 24 घंटे में यूरोप में हुए हैं। तो ये आप देखो कि यूरोप की सारी पॉपुलेशन मिला के भी हमारी पॉपुलेशन जितनी नहीं है, तो हमसे भी ज्यादा बढ़ गई हो। तो इसीलिए ये खतरनाक है, अभी है हमारे चारों तरफ घूम रहा है, मंडरा रहा है। जी जी बिल्कुल। और सिंपल 3 तरीके इससे लड़ने के, पर इसको भूलना नहीं चाहिए। प्लीज अपना त्योहार अच्छी तरह से मनाएं, सेफ्टी से मनाएं, और ये 6 महीने जैसे मंत्री जी ने बोला निकल जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि राहत मिलेगी। बिल्कुल। आपने डॉक्टर त्रोयन एसी की बात कही, मैं एक टिप्पणी ले लूं डॉक्टर खिलानी आपसे। एसी को लेकर शुरू में कुछ जानकारी आई थी और इस तरह की बात थी कि चला सकते नहीं चला सकते, अभी क्या स्टेटस है और क्या करना चाहिए सबको? देखिए, ऐसा है कि शुरू में ये तो तय है कि ये ड्रॉपलेट जो है ना 2 गज से दूर नहीं जाते जी। शुरू में ये एक डाउट था कि ये एयरबॉर्न है कि नहीं है। नेचुरली टाइम लगता है। स्टडी हुई कि 3 घंटे तक, कम से कम 3 घंटे तक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में ये एयरबॉर्न रहता है। उसमें क्वेश्चन आया कि जिंदा वायरस है या डेड वायरस है, लेकिन अभी ये मानना चाहिए कि 16 घंटे तक भी मिला, लेकिन 3 घंटे तक तो पक्का है। अब एसी क्या होता है? एसी में 90% एयर रिसर्कुलेट होती है, आपकी कार में भी, आपके उसमें भी। जो आईसीयू में होता है उसमें एयर एक्सचेंजेस होते हैं, हेपा फिल्टर होते हैं और 12 एयर एक्सचेंजेस होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो ऑफिसेज में एयर कंडीशनर होते हैं उसमें वही एयर सर्कुलेट करती है। अब उसमें ये होता है कि आप आदमी जाता है अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठा, और बैठते ही सबसे पहला काम करेगा कि मास्क उतार देगा कि भैया मैं तो अपने काम पे हूँ, अब क्या मुश्किल है मुझे। मास्क उतार देगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कहेगा अच्छा भाई आ जाओ चाय पी लो। तो जैसे सर ने कहा ना, ये एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल इन दिस प्रोग्राम। वो आके बैठ के चाय पियेंगे, और ये मान के चलो अगर एक जने को भी वहाँ है उस ऑफिस में, तो उसमें 60 to 80% लोगों को हो जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन स्पेंड करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 2 स्टडीज आई है।
बस में 80 लोग थे, एयर कंडीशन बस में 2 घंटे ट्रेवल किया, 80 में से 60 पॉजिटिव हो गए। अच्छा। और वो एक डायमंड प्रिंसेस वो भी था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको हर चीज का लेबोरेटरी प्रमाण जरूरी नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है, लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं। नहीं, मेरे को एक सेकंड से हाँ, श्योर। तो मेरी ये सलाह है कि मौसम बदल रहा है जी, अब इतनी गर्मी नहीं है, अगर आपके पास सुविधा है खिड़की खोलने की और एग्जॉस्ट चलाने की, तो खिड़की खोल के बैठे आप सेफ होंगे। अगर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का इतना प्रोपोर्शन है, ठीक है, कि आपको पता नहीं चलता। तो ये मेरी आपसे, मतलब उसे लक्षण नहीं आ रहे हैं लेकिन वो इन्फेक्ट कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब दूसरी बात पे तुरंत दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जिनको हवाई जहाज से ट्रैवल करना हो, एयर कंडीशनिंग हुई वहां पर, ट्रेन में है या टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग है, क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जी। जो एयरक्राफ्ट, जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें 50% एयर बाहर से आती है, 50% एयर जो अंदर से होती है उसमें हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वो सेफ है। दूसरी बात ये कि एयरक्राफ्ट में कभी भी लोग आमने सामने नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो ये उस एडिटोरियल में और उस आर्टिकल में ये दर्शाया गया कि एयर ट्रेवल इज सेफर देन द बस ट्रेवल और ट्रेन ट्रेवल इफ इट इज एयर कंडीशन, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट का अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं तो एयर ट्रेवल को सेफ माना जाता है। अब ट्रेन और बस के लिए क्या करें? टैक्सी, कार में तो चलते हुए चलिए, उसको शीशा नीचे कर लेंगे, बाकी जगह क्या करेंगे? तो एयर कंडीशन ट्रेन जो है ना, वो थोड़ा सा डाइसी मामला है। मतलब उसमें मास्क लगा के बैठे? बिल्कुल मास्क, वही बात, सवाल वही जो सर ने कहा ना, जो हमें प्रोग्राम के शुरू में ही बोला कि मास्क को हटाना ही क्यों है। ओके, ये मुश्किल है। ठीक है। डॉक्टर पांडा, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा, ये बीमारी की बात है, लोगों के इलाज की बात है, तो कुछ चीज़ों को लेकर बात होती रही, प्लाज्मा को लेकर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर का क्या कहना है इस समय? क्योंकि बहुत से लोगों से ये बात सुनने को मिलती है कि जैसे ही उनका कोई परिचित अस्पताल में भर्ती होता है, और ख़ासतौर पर अगर वो किसी प्राइवेट अस्पताल में है, तो 2 चीज़ों के लिए, एक रेमडेसिविर और एक प्लाज्मा थेरेपी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टैंड है, हम क्या समझें? देखिए, जिस दूर तक मामला इलाज का है, कोविड-19 इट्स अ वेरी न्यू डिजीज, सो हम लोग सभी ने कोशिश कर रहे हैं ये समझने के लिए, शोध और सब कुछ चल रहा है ये समझने के लिए कौन कामयाब रहेगा, कौन सा दवाई या प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का बात किया जाए तो ये सिर्फ आईसीएमआर का नहीं, ये भारत का एक देन है ग्लोबली। दुनिया को तीनों चीज मैं बताना चाहूँगा, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का ऊपर जो ट्रायल हुए हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है, लार्जेस्ट ट्रायल, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में वो पब्लिश्ड हुए हैं। और वो लोग बोले हैं इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल नॉलेज। सो कोविड-19 पेशेंट्स के बारे में सोचा जाए, जो लोग एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनको प्लाज्मा दे के हम इलाज करना चाहते हैं, तो देखा गया है वो ट्रायल जो 36 हॉस्पिटल्स में हुए हैं, एंड लार्जेस्ट ट्रायल अबाउट 400 पेशेंट्स का ऊपर, उसे देखा गया कि फेटालिटी द लास्ट एंड तक जाने का या वेंटिलेटर में जाने के लिए वो कुछ रुकावट ला सकता है कि नहीं, ये देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एबल टू डू दैट। सो दैट्स अ वेरी गुड फाइंडिंग जो वर्ल्ड देखा है और अप्रिशिएट भी किए हैं। रेमडेसिविर का लेके जो स्टडी हुए हैं वो सॉलिडारिटी ट्रायल, उसमें इंडिया का भागीदारी था, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दैट सॉलिडारिटी ट्रायल, और उसमें भी निकल के आया कि रेमडेसिविर इज नॉट रियली एबल टू हेल्प पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स, कि वो माइल्ड डिजीज से मॉडरेट स्टेज पे चले जाए या मॉडरेट स्टेज फर्दर सीवियर प्रोग्रेशन हो जाए या वेंटिलेटर में जाने का या डेथ होने का चांस कम हो सकता है कि नहीं, देखा गया है रेमडेसिविर इज नॉट एबल टू डू इट। क्यों मैं ये दबाना चाहता हूँ कि क्या काम करता है वो जानकारी मिलना जैसे जरूरी है, क्या काम नहीं करेगा वो जानकारी भी जरूरी होता है। नहीं तो बेख्याल हमें पैसा जाएगा, हमें एक फॉल्स होप we will harp on,
और हैंग ऑन टू। तो ये देखा गया है 3-4 चीज पूरा दुनिया से निकल के आए हैं, उसमें स्टेरॉयड का कुछ रोल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑक्सीजन का रोल है, लेकिन प्लाज्मा का रोल नहीं है। ये इंडिया का देन है एंड दैट्स नॉलेज डेवलप्ड बाय इंडिया और जनरेटेड बाय इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ the patients. Similarly, solidarity trial, and through solidarity trial हमें अभी पता चला कि रेमडेसिविर इज ऑल्सो नॉट ए मिराकल ड्रग, कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उसको रेमडेसिविर देने से वो निकल के आ जाएगा, उसका फैटालिटी वो रुक लेंगे कि या माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर स्टेज पे प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये उम्मीद था। लेकिन ये अभी एक चीज जानकारी हमें रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि होप रहते हैं, उसका बाद ट्रायल होने के बाद एविडेंस जनरेटेड होते हैं और वो एविडेंस बोलते हैं कि नहीं इससे तो काम नहीं हो रहा है, जो हमारा उम्मीद था वो तो अभी पूरी नहीं हो रहा है, ये दो दवाई के बारे में रेमडेसिविर हो या प्लाज्मा हो, फिर भी हम सोचते हैं कि ठीक है हम दे देता है, इसका कोई मतलब इट इज नॉट एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो एविडेंस जो हुआ है, जानकारी जो मिला है, उसका ऊपर हम आगे हमें बढ़ना चाहिए एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन आई विल फर्स्ट से। एंड माइल्ड डिजीज में और जो इन्फॉर्मेशन आया है, मैं स्टेरॉयड के बारे में बात किए हैं, दैट हैज कम फ्रॉम द ट्रायल, रिकवरी ट्रायल फ्रॉम यूके। सो ग्लोबल जो नॉलेज जनरेशन, उसमें इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अप्रिशिएट दैट एंड टू शेयर इट। ओके मंत्री जी, आप देश और दुनिया पर कोरोना को लेकर जो कोई भी चीज़ है उस पर आपकी पैनी नज़र है। मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगा और हर दर्शक के मन में ये बात होगी कि जब मामले बढ़े, जाहिर सी बात है वायरस जिस तरह से उसका फैला हुआ, लोग भी उतने जागरूक नहीं थे, जानते नहीं थे नया वायरस, उसके बाद अभी जो कमी हुई है ये तब बढ़ने अब कम होने और आगे जो खतरा है, इसमें लोगों की जागरूकता कितनी काम आई है, या लोग अगर लापरवाह हो जाएंगे, वो तो हम सब जानते हैं कि फिर क्या होगा। तो जागरूकता को लेकर और देश से कहां से आपको लगता है बहुत अच्छी खबरें या आपको ऐसी खबरें आती हैं जो आपको लगता है कि सबके साथ साझा करनी चाहिए? देखिए, जागरूकता का जनता की ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी के ऊपर हमने सारा अपना फोकस रखा है इन प्रिकॉशंस पे। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर भारत सरकार की स्ट्रैटेजी की बात करें, 8 जनवरी से जो यात्रा शुरू हुई थी, पहली मीटिंग से मैंने इस प्रोग्राम में कई बार कहा, अभी जब 8 नवंबर आएगा तो 10 महीने हो जाएंगे। ठीक, शुरुआती दौर में अगर आप याद करें, देखिए हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी क्या रही है कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो है आदमी को सिम्टम होते ही, उसकी संभावना देखते ही उसको पिकअप कर लो, टेस्ट करना है, ट्रैक करना है, ट्रीट करना है। ये जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी अर्ली थी, शुरुआती दौर में जब आपके इस प्रोग्राम में आता था मैं, आप बार बार आप लोग भी कहते थे, हर टेलीविज़न चैनल कहता था टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इतना बड़ा देश 135 करोड़ का, कुछ हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में शायद 6000 8000 ऐसे टेस्ट हम करते थे। जी। एक लेबॉर्ट्री थी भारत में फरवरी के महीने में, NIV पुणे, जहाँ ये टेस्ट हो सकता था। हमारी सरकार आने से कुछ साल पहले तक अमेरिका में ये स्वैब का सैंपल जो है ये जाता था CDC एटलांटा वगैरह के अंदर जो है टेस्टिंग के लिए। आज सरकार ने सारे देश में सबके साथ मिलकर जो व्यवस्था क्रिएट की, एक लेबॉर्ट्री से आज मैं जब शाम का डाटा देखता हूँ तो 1989 लेबॉर्ट्रीज देश में हो गई हैं। उस 6000 टेस्ट की रोज़ की फिगर से आज शाम का डाटा देखूं तो पिछले 24 घंटे में लगभग 13 लाख, कल का डाटा देखूं तो पिछले 24 घंटे में लगभग 15 लाख टेस्ट हमने जो है भारत के अंदर रोज़ किए। पर मिलियन टेस्ट करने की फिगर हो, कोई पैरामीटर आप उठा के देख लीजिए, सारे देश के अंदर, यानी अर्ली आप डायग्नोस तो कर लेंगे लेकिन ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी क्रिएट करनी थी। लगभग 20 लाख से ज़्यादा तो जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स थे, कोविड केयर सेंटर्स थे, इसके अलावा 10,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स, इसमें लाखों बेड्स जो है सारे देश में क्रिएट किए गए। पहले जब मैं आता था, हर डिस्कशन में PPE, हर डिस्कशन में N95 की शॉर्टेज, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज,
आज देश में किसी को हम अगर ये देने की बात पिछले समय में करते थे तो कहते थे हमारे स्टोर्स में जगह नहीं है पीपी रखने के लिए, इतने पीपीईज और ये इनको सब चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, इतनी इतनी महंगी ये जो वैक्सीन की जो टेस्टिंग की किट्स होती थी। आज कम से कम ICMR ने मेरा ख्याल से 1000 से ज़्यादा किट्स को तो वैलिडेट कर चुके हैं। ये अलग अलग तरीके की किट्स भारत में बन रही हैं। पीपी जो किट्स हैं, इसके टेस्टिंग किट्स, पीपी किट्स, आपके मास्क, आपके वेंटिलेटर्स, ये सारे भारत में बन रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। दवाइयाँ जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी 150 देशों को हमने दी। यानी जितने प्रकार की चीज़ें थी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने अगर कॉपरेट ना किया होता तो स्वाभाविक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज भी जो बात आकर रुकी हुई है वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर के ऊपर रुकी हुई है, बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सरकार ने तो, वैज्ञानिकों ने तो मिलकर इस दौरान जो है भारत को वैक्सीन के खिलाफ जो खोज की जो लड़ाई है उसमें भी दुनिया के अंदर हम बाकी दुनिया के कुछ देशों के साथ फोर फ्रंट पर जो है हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। और हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब जैसे ही नया साल शुरू होगा, अगले साल में अगले 6 महीने के अंदर, हम पहले 6 महीने के अंदर इतने करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे। तो सब चीज़ों ने बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ साइंटिस्ट अप्रोच, होल ऑफ कोविड वॉरियर अप्रोच, मेडिकल प्रोफेशनल से लेकर, हेल्थ प्रोफेशनल से लेकर, फ्रंट लाइन वर्कर से लेकर, सोसाइटी, NGO, जब लाखों मजदूर सड़कों पे थे या लाखों मजदूर जो है बेचारे उनको जो है एक जगह स्ट्रैंडेड हो गए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो देश में हज़ारों NGOs खड़े हो गए। बड़े बड़े स्वयंसेवी संगठनों ने जो है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के थे, राजनीतिक क्षेत्र के थे, उन्होंने लोगों को, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। यानी पूरा देश ऐसे यूनिट। और अगर आप याद करो 22 मार्च प्रधानमंत्री जी ने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू। हमें किसी को नहीं पता था 3 दिन के बाद वो ये लॉकडाउन करने वाले हैं, लेकिन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया तो पूरा देश घर के अंदर रहा। 5 बजे उन्होंने कहा घर के बाहर निकल के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको सलाम करो, उनको ताली बजा फेलिसिटेट करो। तो सारा देश खड़ा हो गया। कोई उसमें ना किसी ने अपना राजनीतिक दल देखा, ना किसी ने अपने कोई और रीजन देखा। सारे प्रोफेशन के, सब प्रकार के लोग खड़े हो गए। इसलिए ये सारे लोगों की मिलकर जो सब तरह की जो कॉपरेशन है उसका परिणाम है कि आज हम दुनिया में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, इतना बड़ा देश, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इकट्ठे खड़े होकर हमने हर पैरामीटर के ऊपर दुनिया के अंदर हम जो है बुलंदियों के ऊपर हैं। और बड़े कॉन्फिडेंस से हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगले कुछ महीने ठीक से रहा तो, और उसके बाद फिर वैक्सीन भी हम देश के लोगों को लगाना शुरू कर देंगे, तो धीरे 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 करके हम सारे समाज में इस लेवल की इम्यूनिटी ले आएंगे कि अगर कोविड ज़्यादा भी देर तक चलना चाहे तो भी वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कुछ लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं और उसके लिए अलग अलग कारण देते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार ये इस बात को समझें कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसके बाद वो और उसका परिवार किस तरह के तनाव से और किस प्रकार की पीड़ा से गुजरता है, इसकी कल्पना कीजिए और इस संदेश को देखिए, याद करिए कि क्यों जरूरी है मास्क। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी।
चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। मास्क की अहमियत पहचानिए, उसे पहनना है और ठीक से पहनना है, ये बात बेहद जरूरी है। डॉक्टर नरेश रेहन, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, जो तस्वीर अब सामने बन रही है वो ये कि अगर हम सावधान रहे तो आने वाले दिनों में, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं, कोरोना थोड़े समय और भी अगर रह जाए तो हमें कोई डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें कोरोना के लिहाज से जीना आ जाएगा और कोरोना का खतरा उतना नहीं होगा जितना कि दुनिया भर में वो अपना रूप दिखा रहा है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो डॉक्टर्स और अस्पतालों की तैयारी किस तरह की है? देखो, ऐसा है कि ये जब पीक आई थी तो सारे हिंदुस्तान में स्थिति अंडर कंट्रोल रही कि जो मेडिकल प्रोफेशन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो सारे पैरामेडिकल पर्सनल थे, उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका सामना किया है। हम भी हॉस्पिटल चलाते हैं और मैंने भी देखा कि हमारे डॉक्टर्स, जो आसपास के डॉक्टर्स भी हैं, जहां के भी डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया। कोई डरा नहीं। ये जरूर है कि कॉशियस है और हमारा हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका फर्ज था कि इन सबको प्रोटेक्शन पूरी दी जाए। एक बार सबको विश्वास हो गया कि हमारे को जो भी प्रोटेक्शन की जरूरत है वो मिल गई है, उन्होंने जुट के काम किया है, तभी हमारा, अब ये जो बार बार कहते हैं कि लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट है, हाईएस्ट रिकवरी रेट है, ये क्यों है? क्योंकि ये डॉक्टर ही नहीं, नर्सेस, पैरामेडिकल, सब लोगों ने जुट के बहुत लोगों की सेवा करी है। तो ये बड़े गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। सो आपका क्वेश्चन जो है कि अगर जो फिर से आएगा या बढ़ेगा, हम तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं। ये सबसे जो डिस्टिंक्शन हमें करनी है वो ये है कि पैनिक नहीं करना और लापरवाही नहीं करना। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लापरवाही करोगे, सावधानी नहीं यूज करोगे, तो इसका मैं एक और आपको पहलू बताऊं। जी जी। अगर तो आप अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को ये बीमारी देते हो क्योंकि आप युवा हो, कहते हो हमें फटीग हो गया है, हम बाहर जा रहे हैं, कोरोना फटीग हो गया, जी। इस अगर जो आपकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को माफ करोगे कभी कि आपकी वजह से सारी फैमिली पिछड़ गई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये हमें सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। हमें एज डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम पे जाना है, पेशेंट्स का ख्याल रखना है। अपनी लाइफ को बचाने के लिए हमें सावधानी यूज करनी चाहिए। फिर भी आप देखोगे हमारे कई साथियों को हो जाता है। तो इसीलिए ये एक देश की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। इसके तीन पहलू हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेडिकल प्रोफेशन क्या कर सकता है और जनता क्या कर सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया, मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत बढ़िया किया, अब जनता की बारी है। आप लोग करेंगे, अगर जो सावधानी यूज करेंगे तो हिंदुस्तान विजेता होगा, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय हम अपने टेलीफोन लाइन को खोल रहे हैं। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कार्यक्रम के दौरान फोन कर सकते हैं। अनुरोध सिर्फ ये है कि समय कम है तो सवाल अपना संक्षिप्त रखें। फोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, 23097532 यहाँ का नंबर। आप फोन करें और आप प्रश्न पूछें यहाँ मेहमानों से। मंत्री जी, एक बात को लेकर जो डॉक्टर त्रेहन कह रहे हैं कि अस्पताल तैयार है, सारी व्यवस्था तैयार है, सरकार की दृष्टि में ऐसी स्थिति, जाहिर सी बात है लोग जागरूक हो जाएं, उनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक हो जाए कि कोरोना ना फैले, एक तस्वीर, लेकिन दूसरी तस्वीर के लिए तैयारी कैसी है? देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है, पहले दिन से हमारी जो अप्रोच रही है प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस रहा है।
यानी 6 महीने बाद भी क्या परिस्थिति आ सकती है उसको आज इमेजिन करके, और उसके लिए हमने तैयारी की। आज जितने बेड्स हमने देश भर में क्रिएट किए हुए हैं वो आज बेड्स भरे हुए नहीं हैं। आज उसमें से ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा बेड्स जो हैं वो खाली हैं। और हम आज अगर मान लीजिए आप समझिए कि वैक्सीन देने का काम अगर आज से 6-8 महीने बाद शुरू होना है, तो आज पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ पे वैक्सीन की डिटेल्ड प्लानिंग, यानी देश में जो उस वैक्सीनेशन सेंटर तक, वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन देने वाले के ट्रेनिंग तक, उसके लिए जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने तक, उसके लिए वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन तक, उसके लिए वैक्सीन कैरियर्स तक, यानी हर चीज़ हम पहले से तैयार करके चल रहे हैं। तो वही चीज़ हमने आज से 10 महीना पहले शुरू की थी, और आपने देखा कि हर चीज़ के अंदर जो है लगातार हमारे को किसी चीज़ की, कोई जो चीज़ की भी शुरू में तकलीफ की बात लोग करते थे, हमने विद इन नो टाइम हमने उस तकलीफ को भी दूर कर दिया, और हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट, और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कितनी उस तरह से योजनाएं घोषित की हैं। यानी हमारे लिए ये कोविड जो है एक प्रकार से लर्निंग एक्सपीरियंस, इसको हम लोग जो है एक तकलीफ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके, और आगे भविष्य में भी ऐसा कोई पेंडेमिक आता उसके हिसाब से भी, अभी आपका प्रोग्राम में समय इसको परमिट नहीं करता, लेकिन अगर मैं डिटेल से बताऊं कि प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट से कितने बड़े लेवल पर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक लेवल तक, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, लैब्स की टेस्टिंग फैसिलिटीज, और क्या क्या चीज़ें जो है आने वाले समय के लिए प्लान आउट हो गई हैं। 65,000 करोड़ का उसके लिए जो है फाइनेंस का अप्रूवल वगैरह हो गया है, SFC जिसको बोलते हैं। यानी सारी की सारी चीज़ें जो है फ्यूचर को ध्यान में रख के हमने पहले भी की है, और अब और भी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। रेगुलर जिनको चेकअप करना है उनको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें एहसास है कि कई लोगों की मृत्यु घर पे हो गई इस डर से कि शायद कोविड ना हो जाए, मैं हॉस्पिटल में जाऊं। तो इस सब हॉस्पिटल ने, जैसे हमने भी मैदानता में 2 ब्लॉक अलग अलग है बिल्कुल, उसमें एक तो मिक्सिंग है नहीं, तो हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं कि लोग जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो वेट नहीं करना चाहिए जिनको, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, इससे फिक्र नहीं करना चाहिए कि हॉस्पिटल से कोरोना। दूसरी बात यह है कि होम टेस्टिंग प्रोग्राम्स भी बहुत हर हॉस्पिटल ने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है तो वो स्टेराइल, वो जो PPE पहन के आपके घर से भी वो सुविधा उपलब्ध है। तो इसीलिए ये सेंटर्स जो हैं ये अवेलेबल है, सिर्फ आप हेल्पलाइन को टेलीफोन करें तो आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएगी। हर हॉस्पिटल ने ऐसा इंतजाम कर लिया है। ठीक है, और इस वक्त आनंद, एक हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आनंद जी सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आनंद दीक्षित बोल रहा हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और वो रिकवर हो चुका है, तो उसका कितना % चांसेस बनता है कि वो दोबारा फिर से इन्फेक्ट हो जाए? डॉक्टर खिलानी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये बहुत सब लोग पूछ रहे हैं। एक तो ये है कि हमें पता है कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस दुनिया में हो चुके हैं, और करीब 20-25 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि कोरोना फिर से हो गया है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डरें बिल्कुल ना। चांसेस दूसरे इन्फेक्शन के बहुत 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 कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झंडा लेके घूमने चले जाएं कि भैया मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ और मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। इसलिए आप वो जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो करें, लेकिन सेकंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम है। डॉक्टर पांडा, री इन्फेक्शन को लेकर मैं चाहूंगा एक टिप्पणी आपकी, ICMR का जो स्टैंड है उस पर। री इन्फेक्शन मतलब है कि एक बार मेरे को संक्रमण हो गया है और फिर दूसरा बार संक्रमण, लेकिन कैसे हमें पता करे कि वो पहले वाला जो संक्रमण थे वही कंटिन्यूड हुआ है या ये नया इन्फेक्शन है? ये जानकारी लेने के लिए आपको एक जेनोटाइपिंग कहता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो लेकिन इजी डेफिनेशन जो है कि बीच में 100 दिन का गैप रहा और बीच में आपने टेस्ट करके देखा कि आप नेगेटिव है जी, तो 2 इन्फेक्शन या लक्षण या सिम्टोमेटिक इवेंट्स, वो बीच में 100 दिन का फर्क था,
और आप बीच में एक बार टेस्ट करके देखा है नेगेटिव है, तो आप सोच सकते हैं कि अब इसको री इन्फेक्शन कहा जाता है। एंड डॉक्टर खिलनानी जैसे कहे हैं, ये बहुत ही संभावना कम है, लेकिन ये चांस है, इसीलिए जो सावधानी है उसको मान के चलना है। इन्फेक्शन हो गया तो ये समझना नहीं है कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ एंड आई कैन लोअर माई गार्ड्स, नॉट एट ऑल। संजीव, मैं कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर खिलनानी बताइए। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक नई बीमारी है और हम एज अ क्लिनिशियन हम देखते हैं कि कोरोना होने के बाद कुछ हफ्तों तक, कई बार 3-3 महीने तक एक फीलिंग आती है कि बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है, एनर्जी नहीं है, शाम को थकावट हो जाती है, नींद के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, सिर में दर्द रहता है। तो ये सब जो होते हैं, और फिर आदमी को लगता तो है बुखार है, लेकिन थर्मामीटर लगाओ तो बुखार 99 के करीब होता है, वो बुखार नहीं होता। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको अगर कोरोना होने के 2 महीने 3 महीने बाद अगर बुखार हो रहा है, तो अगर पहले तो ये देखना है कि वो बुखार है या कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो कि काफ़ी हफ्तों और महीनों तक चल रहे हैं, वो है। अगर बुखार एक्चुअल बुखार है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कारण कुछ और है, कोरोना नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर नरेश त्रेहन, अब समय को देखते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में सबको एहतियात तो बरतनी है जब वो बाहर निकलेंगे और घर में भी जब रहेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर वो क्या करें? खास तौर पर वो लोग जो सिर्फ घर में ही हैं, कन्फाइंड है, या जो लोग सोचते हैं कि हमें बेवजह नहीं जाना बाहर तो हम घर में ही रहेंगे, ऐसे लोग अपनी सेहत कैसे ठीक रखें? 3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, तो हेल्थी खाना खाएं और नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई नुकसान नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन बहुत क्लियर है। दूसरा, फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है हमारी, जिससे हमारी बॉडी लड़ती है वायरस के साथ या किसी इन्फेक्शन के साथ, वो मसल मैच से आती है। अगर जो आप बैठे रहेंगे काउच के ऊपर और टीवी ही देखते रहेंगे 6 महीने से, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही गिर जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए अगर छोटे घर में भी आप रहते हैं तो योगा से बढ़िया चीज है नहीं। आप 30 सूर्य नमस्कार करें, वो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक के बराबर है। ठीक है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि जैसे विटामिन सी 500 मिलीग्राम रोज लें, जिंक ट्वाइस अ वीक लें, ऐसी जो हमारी रेसिपीज हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और D3 है, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये जो अपने आप को कर सकते हैं वो बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर समीर पांडा, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग इन तमाम बातों का पालन करते हो और क्या ऐसा करें कि इस इन्फेक्शन को दूर रखें? मेरे को कहना यही है कि बिहेवियर चेंज जो हम बोल रहे हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन लाए हैं वो लागू रखना चाहिए, और इसी का ऊपर ध्यान देते हुए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कम्युनिटी ग्रुप्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स वो एक दूसरे को प्रोत्साहन दें कि हम ठीक है, एक थकान या थकावट जैसा आ गया है, हम कितना दूर तक इस तरीका से रहें, जी। लेकिन कम्युनिटी हैव द आंसर्स फॉर इनोवेटिव बिहेवियर चेंज। सो बिहेवियर चेंज शुड बी फन। ठीक है। कोई हमारा ऊपर ये कर रहा है कि ये आप करना चाहिए, सो एडल्ट नीड टू बी bringing their behavior change spontaneously and through fun learning, through fun mechanism. So innovation बहुत जरूरी है। डॉक्टर खिलानी, संक्षेप में जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन शैली बदल गई है। जो डॉक्टर पांडा कह रहे हैं, जीवन शैली बदल रही है। अगर आप उस पर बिल्कुल ही बैठ जाएंगे कि भाई कोरोना है, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, दोस्तों से मिल नहीं सकता, उसके सब लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब अपने तरीके ढूंढते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए। और जैसे कि कहा गया कि फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। आपकी डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, सीजनल वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, नींद बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा है कि इस टाइम पे लोग 16-16, 18 घंटे टीवी देखते हैं, फिर रात को 3 बजे सोते हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ क्या करते हो? दिन भर टीवी देखता हूँ, बीच में सो भी जाता हूँ। तो अपनी दिनचर्या को इस तरह से बदलें, ठीक है, कि फिजिकल एक्टिविटी रहे, न्यूट्रिशन अच्छा रहे, नींद अच्छी रहे, और आप जो
कारगर काम है, एक्टिव काम, जो प्रोडक्टिव काम है उसको करेंगे तो नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे। जी मंत्री जी, आपसे 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बारी बारी से पूछ लेता हूँ। पहला तो ये कि लोगों में वाकई ये जो डॉक्टर पांडा ने भी बात कही, थकान की, बोरियत की बात, जैसे डॉक्टर खिल्लानी कह रहे हैं कि लोग देर तक टीवी देख रहे हैं। लोग अक्सर फोन करके अब ये भी कहते हैं कि हमने तो अब बहुत लोगों को फोन करना या हमारे पास फोन आने भी कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है बात करेंगे तो करेंगे क्या। तो एक तो ये कि लोग इस सब के बावजूद अपना जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर किस तरह से रखें, और दूसरा जो सवाल है मेरा वो वैक्सीन को लेकर है कि वैक्सीन सब तक कब तक। देखिए, जो आपका पहला सवाल है उसका तो पर्याप्त उत्तर इस प्रोग्राम में बराबर दिया गया है। बार बार उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मैं डिस्क्राइब करूं, लेकिन मैं आपको स्वयं बता सकता हूं अपना कि मैं इस 10 महीने में सब जगह गया हूं, सब अस्पतालों में गया हूं, सब कोविड के वार्ड्स में गया हूं, कोविड के मरीजों से बिल्कुल नज़दीक से मैंने बातचीत भी की है, लेकिन थ्रू आउट मैंने प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ा, मास्क को नहीं छोड़ा, 2 गज की दूरी को नहीं छोड़ा, अपने जो हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, इन बातों को नहीं छोड़ा। सुबह घर से निकलने के समय से लेकर और रात को घर में घुसने तक मास्क को नहीं छोड़ा, और साथ में घर में घुसते ही मेरा सबको ये कहना है, आप जब भी घर में घुसें, क्योंकि आप बाहर होकर आए हैं, भले ही मास्क भी पहन के आए हैं, मास्क को अपने फटाफट उसको डिस्कार्ड करिए, अगर वो वॉशेबल है तो उसको वॉशिंग सिस्टम में डालिए, और अच्छी तरह से साबुन से नहा धोकर और कपड़े चेंज करके उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर से मिलिए। 2 चीज़ें जो मैंने स्वयं की जी, चाहे रात को 12 बजे भी मैं दफ्तर से वापस घर गया तो 60 मिनट्स की मैंने वॉक की। मैं सबको नहीं कह रहा वो 60 मिनट करें, लेकिन मैंने जो किया मैं बताता हूँ। अगर रात को वॉक किया तो सुबह 1 घंटे, फिर योगा जिसमें कि 20-25 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और 30-35 मिनट जो है, यानी मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर, और मैंने पूरे इस दौरान जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तब तो स्पीकर साहब ने कहा सब एमपीज को टेस्ट कराना होगा, टेस्ट के बगैर आप पार्लियामेंट में नहीं एंटर कर। मैंने 9 महीने में मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, उस वॉक को ही मैं टेस्ट मानता था जी। दूसरी बात आपकी, और न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में सब आपने ठीक खाना खाना, फ्रूट्स के बारे में ये सब चीज़ें बताई हैं, एडिक्वेट स्लीप के बारे में बताया गया, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ही है जो हमारे लर्नेड डॉक्टर्स ने बोला है। वैक्सीन के बारे में आपको इतना बताना है कि अभी देखिए दुनिया भर के अंदर 200 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है, और जो है 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सब के माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी, और 20 से 25 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने के अंदर देश में, और उसमें भी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया है। सबसे पहले मान लीजिए हमारा हेल्थ वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, इत्यादि इत्यादि, और उसको देने की भी नीचे तक की स्ट्रैटेजी, और उसके लिए सारे स्टेट्स को ऑन बोर्ड ले लिया है, उनसे सारी हम जो है जानकारियां ले रहे हैं। और मैं पूरे देश को ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाओ, बाकी सब चिंताएं जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर समीरन पांडा, डॉक्टर जीसी खिल्लानी और डॉक्टर नरेश रेहन, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। वली आसी के शेर के साथ हम बात को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि बार बार वही बात हम सबको याद रखनी है कि समझते थे फिर भी न रखी दूरियां हमने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास सभी का। धन्यवाद, नमस्कार।